नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं सचिन जियो मित्र ई क्लिनिक की तरफ से हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक है पीसीओडी क्या है और पीसीओएस क्या है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे कि पहले तो पीसीओडी होता क्या है और क्यों होता है, देन कैसे होता है, और फिर इसकी डायग्नोसिस कैसे करें कि हाँ किसी को पीसीओएसडी है तो मतलब वो उसको डायग्नोसिस हम कैसे करें। ठीक है। और क्या लक्षण होंगे उसके, सिम्टम्स। ठीक है। और हमें कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और उसके बाद हम हमारे जियो के कुछ नए फीचर आए हैं करंट में, जो हमारी अपडेट्स हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। और कुछ हमारे जियो के पेशेंट्स जो जियो पे ट्रीट हुए हैं उनकी वीडियोस को भी हम प्ले करेंगे और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा जियो पर। और फिर आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस भी वहाँ पे साझा करें कि हाँ आप लोगों ने कैसे पेशेंट दिखाए हैं। ठीक है। और लोगों के वहाँ पे क्या हाव भाव हैं जियो को लेकर, जैसे आप लोग बताते हो अपने पेशेंट को कि हाँ कि आपको हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं जियो पे, जियो पैनल पे जो अवेलेबल है। ठीक है। तो जो हमारी आज की प्रेजेंटेशन है उसको मैंडी प्रेजेंट करेंगे। और मैंडी ने जियो में एज ए कस्टमर केयर मैनेजर ज्वाइन किया है। सो आई वुड लाइक टू आस्क मैंडी कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर टीम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। हाँ मैंडी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, सब वीडियो कर दीजिए प्लीज, एक्सेस दे दीजिए। हाँ, यू कैन स्टार्ट ऑन योर कैमरा नाउ। नहीं, पोस्ट हैज डिसेबल्ड इट। प्लीज ट्राई नाउ। यस। ओके। So Mandy, we can start. Yeah, good afternoon everyone. This is Mandeep Korjal here. I have joined Geo E-Clinic recently and I'm working as a patient care manager. And I very warm welcome to everyone. Thank you for joining. It's my pleasure to be presenting this webinar today with you guys. And let's start with the presentation. तो आज हम जो बात करेंगे वो पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में जानकारी लेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले उसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि जो पीसीओडी है वो होता क्या है। ये एक महिलाओं में होने वाली बीमारी है जो कि हार्मोन से रिलेटेड होती है। और ये संसार में तकरीबन हर 10 महिला में से एक महिला को हो सकती है। और इसमें ये ज्यादा रोल है और इसका जो प्रभाव है वो महिला के जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स हैं उस पे पड़ता है, जिससे कि उसको काफी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये और इसका जो एज ग्रुप होता है वो ज्यादातर जो 15 to 45 से लेके 50 एज ग्रुप होता है, जो कि रिप्रोडक्टरी एज होती है, उन महिलाओं को ये ज्यादा हो सकता है। और ये होता कैसे है? जैसे ओवरी में छोटे छोटे इसके सिस्ट बन जाते हैं और तब हम बोलते हैं कि पीसीओडी हो गया है। और असल में ये जो होते हैं, जो अगर हम एक सिस्टम को समझें कि विमेन रिप्रोडक्टरी सिस्टम को हम समझें, उसमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है। उसी के
मतलब आले दुआले ये जो पीसीओडी या पीसीओएस का ये सारा खेल है। तो उसमें हम पहले तो ये जानते हैं कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या क्या, कौन से हॉर्मोन्स हैं जो रोल अदा करते हैं। तो उसमें जैसे कि फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं, उनका रोल ज्यादा होता है। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें 3 फेजेस हैं। जब ओवरी में एग प्रोड्यूस होता है तो 3 फेजेस में होता है। उसमें जैसे पहला होता है फॉलिकुलर, उसके बाद ओव्यूलेशन होता है, फिर ल्यूटियल फेज होता है, 3 तरह के। तो ये जो सारे फेजेस हैं इसमें तकरीबन बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं, फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं, जिनका बहुत सारा योगदान होता है। और अगर यही हॉर्मोन्स में कुछ इम्बैलेंस हो जाए या इरेगुलरिटी आ जाए तो महामारी में दिक्कत आएगा। और जब उसमें दिक्कत आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो सारे सिम्टम्स हैं मैं आगे आपको बताऊंगी, वो सारे उत्पन्न हो जाएंगे। तो जब एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये तीनों फेजेस हैं। फॉलिकुलर है जिसमें कि फॉलिकल बनता है पहले, जो कि 1 से 14 दिन तक का होता है। उसके बाद जब ओवुलेशन होती है वो 1.5 दिन का होता है। उसमें क्या होता है, ओवुलेशन में एग प्रोड्यूस हो जाता है। और जब उस स्टेज में अगर कोई महिला कंसीव करती है तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है। और फिर होता है ल्यूटियल फेज, जो कि अगर मेंसेस आ गए हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो जिन्होंने कंसीव नहीं किया है, तो उनका जो ल्यूटियल फेज में जो यूट्रस की एक लाइनिंग बन जाती है जो कि फॉलिकुलर में बनती है, मोटी परत बन जाती है, वो अगर नहीं है तो ल्यूटियल फेज में वो जो परत टूट के एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह बाहर आ जाती है। वो प्रोसेस होता है नॉर्मल प्रोसेस। और जो पीसीओडी या पीसीओएस में थोड़ा सा अलग है, वो कैसे है कि इसमें ये होता है कि जब फॉलिक्यूल, पहली स्टेज में फॉलिक्यूल बनता है तो दूसरी स्टेज में ओवुलेशन तक पहुंच ही नहीं पाता। पहले ही स्टेज में जो फॉलिकुलर होता है उसमें कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि एलएच हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो ये जो है इन दोनों का होता है। अगर तो एलएच का स्तर बढ़ जाता है तो ओवुलेशन हो जाता है, अगर है तो नहीं हो पाता। तो इससे क्या है, जब फॉलिकुलर स्टेज में ही है ना अभी, वो वहीं से आगे बढ़ ही नहीं सकता। एक जो ओवरी में एक अंडा प्रोड्यूस हो ही नहीं पाता ओवम से, तो वहीं पर रुक के वो उसके ऊपर छोटे छोटे वो डिफॉर्म्ड एग्स, जिसको छोटे वहां पे बन जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं सिस्ट हो गए। ओवरी में काफी सारे सिस्ट हैं, वो अगली स्टेज पे ओवुलेशन पे या ल्यूटियल फेज में जा ही नहीं पाता। तो वहीं से स्टॉप हो गया जब, तो वहीं से क्या होता है, बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है, और वो एक जन्म देता है पीसीओडी को या पीसीओएस को। और ये होता क्यों है, अगर हम जानने की कोशिश करें कि ये क्यों होता है, तो पहले बताएं इरेगुलरिटी या इम्बैलेंस ऑफ द हॉर्मोन्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टरी ऑर्गन। तो जब उसके शरीर में कुछ हार्मोन ज्यादा हो जाए कुछ कम हो जाए तो ये होता है। उसमें तो ज्यादा हार्मोन्स कौन से रोल अदा करते हैं, एंड्रोजन जो कि एक मेल हार्मोन है, और एक होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो कि फीमेल हार्मोन्स हैं। तो देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल हार्मोन्स का होना ज्यादा जरूरी है, सो दैट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो चल सके। लेकिन अगर उसमें एंड्रोजन ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो वो मेल हार्मोन हो गया, उससे क्या है बहुत सारी समस्या आएंगी महिला को। तो उन समस्याओं से बहुत सारे लक्षण पैदा होंगे। दूसरा है इंसुलिन। अगर इंसुलिन का ज्यादा अधिक उत्पादन हो जाए तो उससे भी क्या होगा, ये सारा इम्बैलेंस, उसके भी कुछ लक्षण होंगे, जैसे जो वजन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। वजन ज्यादा बढ़ने से फिर त्वचा की समस्या हो जाएगी, जैसे एक्ने हो जाता है फेस पे। तो ये सारे लक्षण उसमें भी आते हैं। उसके बाद है जैसे हेरिडिटरी भी होता है कुछ लोगों में ये चीज, और कुछ कुछ लो इन्फ्लेमेटरी साइंस कभी कभी उपस्थित होते हैं किसी महिला में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे इनके लक्षणों के बारे में। ज्यादातर सिम्टम्स क्या है, जो बड़ा सिम्टम है इसका सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, वो होता है
इरेगुलरिटी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब किसी, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है उसका है या तो वो बिल्कुल 3-4 महीने के लिए बंद हो जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा बिल्कुल नहीं आएगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाए किसी महिला को। दूसरा है इसमें मुहासे, जो कि एक्ने, फेस पर एक्ने हो जाएंगे, खास तौर पर जो है जहाँ जो मेल पैटर्न आप जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहां पर होते हैं, जैसे कि पीठ पर हो जाएंगे, छाती पर हो जाएंगे, चेहरे पर हो जाएंगे। और ये जो एक्ने है वो ऐसे होते हैं, एक तो होता है कि कोई एडolescent है, युवा अवस्था में है तो उनको नॉर्मल है, तो उन उस एज में सबको हो जाते हैं। लेकिन ये वाले जो एक्ने होंगे इसका ये पहचान होगा कि ये दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पाएंगे। फिर है त्वचा का काला पड़ना, जो रंग है उसमें काला काला पड़ना या धब्बे, काले धब्बे आ जाने, वो होता है जैसे गर्दन पे, बगल में, कमर में, और जो नीचे वाली टांगे हैं वहां पे, या जो स्तनों के बीच में। तो इस जगह पे जो है काले धब्बे हो सकते हैं। और ये भी जो सारे सिम्टम्स हैं ये कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स के इधर उधर होने से ही होते हैं। फिर बालों का झड़ना और बहुत पतला हो जाना, ये भी एक सिम्टम्स है। फिर एक तो होता है हमें बहुत नॉर्मल रूटीन में हर कोई बंदा थोड़ा सा थकान महसूस कर सकता है, लेकिन ये वाली बीमारी वाले जो लोग होंगे उनमें बहुत ज्यादा उनको थकान महसूस होगी, और थोड़ा सा वो उनको सुस्ती पड़ी रहेगी। उसके बाद अ, अत्यधिक बाल होना, बाल भी इस उस जगह पे जहाँ पे मेल पैटर्न, जैसे कि लड़कों में दाढ़ी होती है, मस्टैच होती है, छाती पे बाल होते हैं, तो लेकिन लड़कियों में नहीं होता ऐसे। लेकिन इस बीमारी वाली जो लड़कियां, जो महिला आप देखेंगे उनमें ये उस जगह पे होंगे, ये जहाँ पे मेल्स के होते हैं, जैसे कि चेहरे पे, पेट पे, बाहों में, छाती में और पीठ पर। और इसको हम हाइरोसिटिज्म भी बोलते हैं, कि बहुत ज्यादा बाल होना, और ये किसी दवाई से ठीक भी नहीं होंगे। फिर है चिड़चिड़ापन, और इससे ज्यादा जो है वो ऑटोमेटिकली है, जब एक महिला में इतने सारे जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं अगर वो होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका सेल्फ एस्टीम गिर जाएगा, उनको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा, नींद नहीं पूरी होगी, थकान रहेगी, तो ये सारे उनको दिक्कत आता है ये सब चीजों का। फिर हम बात करते हैं कि कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ये वाले लक्षण के साथ, ये बीमारी के साथ जो महिला है उसको हो सकते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो पहला है, जो गर्भाशय रक्तस्राव जिसको हम बोलते हैं, ब्लीडिंग वाला, हैवी ब्लीडिंग, या कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बंद हो जाता है। तो ये वाली सबसे बड़ी पहला लक्षण जो है पहचानने के लिए ये जरूरी है। फिर है जब एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाता है। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज या हाइपरटेंशन, जिसको बोलते हैं गर्भकालीन में मधुमेह हो जाना, जबकि एक औरत प्रेग्नेंट है और उसी को पहले कभी डायबिटीज या हाइपरटेंशन नहीं था, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके दौरान ही उसको ये दोनों समस्याएं जो एकदम से आ गई। फिर कुछ उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया डिप्रेशन हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है उनको। और फिर एक है बांझपन, जिसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी की समस्या बाकी बहुत सारे कारणों से हो सकती है, लेकिन ये भी एक कारण है, क्योंकि इसमें क्या है, अंडा ही प्रोड्यूस नहीं हो पाता, तो ऑटोमेटिकली आगे का प्रोसेस भी नहीं चल पाएगा। फिर है गर्भपात, ये भी एक समस्या है, जैसे अबॉर्शन हो जाना, मिस्ड जो मिसकैरेज हो जाता है, वो सब होगा। और फिर इसमें गर्भपात के साथ साथ एक चीज और है, जो कि प्री मेच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं, या एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। फिर नींद में थोड़ा सा खलल आता है, नींद में कैसे कि नींद पूरी नहीं हो पाती, या उनको खराटे खराटों जैसे होता है, सांस नहीं ले पाते हैं, थोड़ी सी ये वाली समस्याएं उनको आती हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे, एक पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और एक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो पीसीओडी है उसका हार्मोनल समस्या है, और जो पीसीओएस है
वो भी एक हार्मोनल ही होती है, मेटाबॉलिक होता है, लेकिन हार्मोनल समस्या ही होती है, ज्यादा अंतर नहीं है। फिर इनकी जो सिम्टम्स हैं, सेम ही सिम्टम्स आप पाएंगे कि अधिक बाल हैं उसमें भी, इसमें भी वेट गेन है, ओबेसिटी है, और इरेगुलर पीरियड्स हैं, और इसमें भी। और जो पीसीओएस है उसमें ज्यादातर जो रोल है इंसुलिन का रहता है, वजन ज्यादा बढ़ता है, इंसुलिन का रहता है, हार्मोन का। फिर जो कारण क्या है इसके, कि उसमें भी हार्मोनल इरेगुलरिटी है, और इसमें हार्मोन, इसमें भी, और इसमें ज्यादातर जो रोल है इंसुलिन का, जैसे मैंने पहले बोला आपको। और इसके जो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें दोनों में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो डाइटरी चेंजेस का है या लाइफस्टाइल चेंज करने का है, जिसमें कि हम आगे बात करेंगे आपसे। और अभी हम ये, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि इसका जो परीक्षण कैसे होता है, कि जांच कैसे करें कि किसी को ये है या नहीं है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है, जो कि ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स को समझ सके। तो जाने के बाद जो इनमें जो टेस्ट होते हैं, वो सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें क्या है, जो ओवरी में जितने भी ओवरी में स्टेजेस के, जैसे कि जो अल्ट्रासाउंड होगा वो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसके सेकंड टू फिफ्थ डे के बीच में अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उसमें उनको ये पता चल जाएगा कि ओवरी में जो अंडे बच, जो फॉलिकल हैं वो बन रहे हैं, कितने हैं, कैसे हो रहा है, उसकी जांच कर सकते हैं। और ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये एक ही बार में करने के बाद कंफर्म नहीं कर सकते कि इसको पीसीओडी है या पीसीओएस है, नहीं। इसके लिए 2 से 3 बार उनको अल्ट्रासाउंड करना पड़ सकता है। दूसरा, इसमें एमआरआई भी करना पड़ सकता है अगर जरूरत पड़े तो। दूसरा है ब्लड ब्लड रिपोर्ट्स। उसमें क्या, जो भी इसके हॉर्मोन्स हैं उनमें, जितने हॉर्मोन्स हैं उनमें उनकी मात्रा है या लेवल कितना है, वो सब पता करने के लिए ये जरूरी है। फिर है शारीरिक परीक्षण, बॉडी का देखना, कि सबसे पहले क्या देखेंगे, उनका एक्ने है कि नहीं फेस पे। फिर उनका वजन देखना बहुत जरूरी है। फिर उनके बाल देखने बहुत जरूरी है। ठीक है। और जो, जैसे हमने पहले जो लक्षणों की बात की, कि जितने भी लक्षण हमने पहले, काले धब्बे हैं, उनके बाल पतले हैं, उनका वेट बहुत ज्यादा है, उनका एक्ने है फेस पे, तो ये सारे जब हम देखेंगे तो उनको, इसके बीएमआई देख सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कितना है। तो ये सारे जो चीजें हैं इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे परीक्षण करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अब हम बात करेंगे पीसीओडी के इलाज का। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज यही होगी कि चाहे हम जानते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स ये वाले हैं, इसमें एक दिक्कत ये है इस बीमारी का कि सारी महिलाओं में सारे के सारे लक्षण उपलब्ध नहीं होंगे, और कुछ महिलाओं में कुछ लक्षण हो सकते हैं, दूसरी महिला में कुछ हो सकते हैं। और एक चीज और, कि सबका जो असर है, जितने भी लक्षण है उनका असर है वो अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सबको ये लक्षण रहेगा तो इसमें ऐसा ही होगा, नहीं। वो हर महिला के हॉर्मोन्स का लेवल के हिसाब से होगा, और उसको उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो डॉक्टर की सलाह लेंगे, और उनसे ही ज्यादा जानकारी हमें चाहिए। उसके बाद जो वो बताएंगे कि जो अपने चेकअप कराना है उसका क्या सही समय क्या है। तो महीने के किसी भी दिन आप जा सकते हैं, जिनको सलाह लेना है, किसी भी जो भी डॉक्टर है गायनोकोलॉजिस्ट, उससे आप सलाह ले सकते हैं। फिर जांच, अगर आपको लगता है कि पहली जांच में थोड़ा सा गड़बड़ है तो दोबारा जांच करवा सकते हैं, क्योंकि ये हॉर्मोन्स का सारा खेल है। तो इसमें कभी कभी बॉडी में हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं, कभी कभी कम होते हैं। तो उसकी वजह से हमें जो टेस्ट है वो बार बार करवाने को कोई बोल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और दूसरा, इसमें ये भी कि जो भी लक्षण है, आपका जो बैक, मतलब हिस्ट्री है वो, और बाकी जितने भी उपचार क्या करना है, वो सारा जो है आप। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, एक होगा
अनमैरिड गर्ल्स होंगी और एक मैरिड होगी या सेक्सुअली एक्टिव गर्ल्स होंगी, तो इनका जो उपचार है ये अलग अलग हो सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो उपचार की बात करते हैं, एक तो डॉक्टर की है, दवाइयों की है। वो जो बात है वो हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट थी, तो मैं पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो बीमारी है उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो जो दवाइयाँ क्या करनी है, क्या चाहिए, उसकी जो जानकारी है वो तो कोई एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट है, कंसल्टेंट जो भी, वो इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे दे सकते हैं। हम यहाँ ज्यादा जो बात है वो करेंगे जीवन शैली, जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल, क्योंकि ये एक तरह से लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे कि डायबिटीज है, थायराइड है, तो ये भी उसी तरह से है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो है अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बारे में सोचना है। और यहाँ सिलेक्टिव भी हो सकता है, दवाइयों के साथ साथ लाइफ स्टाइल हम कैसे चेंज कर सकते हैं इस बीमारी से राहत पाने के लिए। तो इसमें सबसे जो ज्यादा जो बदलाव है कौन से हैं कि जो फायदेमंद हो सकते हैं, जिसका जैसे तुरंत हमें लगे कि अगर हम ये चीज करते हैं तो इससे हमें तुरंत फायदा कैसे हो सकता है। तो सबसे जो पहला है, हमें वेट, जो भी ओबीज होगा उसको ये थोड़ी तकलीफ ज्यादा देगा ये बीमारी। तो सबसे पहले हमें अपना वेट जो है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है। दूसरी है, और जो अगर वेट की बात करें तो उसमें क्या आएगा, वेट के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो हमें खाना, दूसरा हमें क्या करना होगा, खाना तो हम खा रहे हैं लेकिन हम उसको पचा कैसे रहे हैं, उसके बारे में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें खाना पचाने के लिए पहले तो हमें अच्छा खाना खाना है, बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, और ज्यादा फास्ट फूड हमें नहीं खाना है उसमें। जब खाना खा लिया है तो उसके बाद हमें वीक में कम से कम 30 मिनट्स का जो डेली एक्सरसाइज है, कोई सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीता है तो है, तो हैं उन कम से कम उनको दिन में एक्सरसाइज करना जरूरी है। जो कोई हैवी वर्कर है उसके लिए थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिड ऑफ दिस डिजीज। और एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं, रनिंग, जॉगिंग, कुछ आसन होते हैं योगा के, जो कि बहुत जैसे हम स्कूल में होते थे तो स्कूल में पीटी कराते थे, तो वो वैसे ही सारे जो बहुत नॉर्मल से हैं कि जिसमें आपका शरीर थोड़ा सा तो हिले, थोड़ा सा हिलेगा तो कैलोरीज कम होगा और जो खाना है वो पचेगा, और उससे क्या आपका वेट जो है गेन नहीं होगा, थोड़ा सा बीएमआई के हिसाब से चलेगा, आपकी वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से। तो उसके बाद ये तो हमने देख लिया कि स्वस्थ वजन का कैसे हमें रख रखाव रखना है। फिर हम करते हैं अगर आहार का प्रबंधन, सबसे जैसे ईटिंग हैबिट्स को हम कैसे चेंज करें। ईटिंग हैबिट्स में आजकल ज्यादातर हम लोग सभी लोग क्या करते हैं कि रेडी टू ईट मील है, मैगी पास्ता है तो चलो बॉईल किया और खा लिया। फिर हम क्या करते हैं, वो नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, बाहर जाएंगे मार्केट में, वहां पे हमें समोसा, टिक्की, आलू, पिज्जा, बर्गर, बहुत सारे नाम हैं, फाफड़ा, खाखरा, मतलब जितना भी लिस्ट बहुत लंबी है। और अ, हम सबको बहुत स्वादिष्ट लगता है और हम सोचते हैं चलो ये खा लेते हैं, तो ज्यादातर हम यही चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। तो इन सब फिर हम फूड, पेस्ट्रीज हो गए, चॉकलेट्स हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम खाते हैं। तो उससे क्या होता है, जितनी इंसुलिन, जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है बॉडी में, जितना स्टोर हो गया और इंसुलिन उसको उतना ही काम करना पड़ेगा, और उससे वो इरेगुलर या इम्बैलेंस होने का चांसेस रहता है। तो उससे क्या, जितना मोटापा बढ़ेगा उतनी ही ये बीमारी और उसके लक्षण ज्यादा। रखना है कि ज्यादा से ज्यादा जो हम खाना खाते हैं वो बैलेंस डाइट रखें, दूध दही का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि छिलके वाला है, उसमें गेहूं है, चावल है, बाजरा है, सीरियल्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो सारे जितने हम छिलके वाले चीजों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है। तो उससे क्या होगा कि जो ग्लूकोज की मात्रा है शरीर में वो मतलब धीमे से बढ़ती है। अगर हम एकदम से रिफाइंड शुगर
रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा है, स्वीट्स हैं कोई भी, वो खाते हैं तो उससे क्या होता है, एकदम से जो ग्लूकोज लेवल है वो स्पाइक हो जाता है। तो जब ये स्पाइक होता है तो उससे क्या होगा, इंसुलिन बेचारे को तो पड़ जाएगा ना कि मैं कैसे रेगुलेट करूं इसको। ठीक है, तो उस वजह से जो है वो चीजों को हमें रोक के हमें एक बैलेंस डाइट खाना है और इसको नियंत्रण में रखना है। तीसरी वही चीज आ गई कि हमें एक्सरसाइज जो है, वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज का होना बहुत जरूरी है। और इसके जो प्रभाव है उनको हम कैसे रोक सकते हैं। देखिए, ये जो बीमारी है, एक तो इसका कोई ऐसे इलाज नहीं है कि ये फीवर हो गया तो उसका हमने दवाई दिया और ये ठीक हो गया। ये ऐसा है कि इसके सिर्फ आप लक्षण हैं जो उनको कम कर सकते हैं। जैसे लक्षण कौन से थे, वेट गेन है और हार्मोन से रिलेटेड है, खान पान में थोड़ा चेंज करके एक्सरसाइज करके हम उसके लक्षणों को कम कर सकते हैं और वो एक जगह पे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से इसको ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हार्मोनल डिजीज है। तो लेकिन वही जैसे बोला कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं, कुछ इनकी मेडिसिन है वो कि जो आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे। और सबसे ज्यादा सिर्फ हमें लाइफस्टाइल पे काम करना है जो कि इसमें योगदान दे सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी हम कुछ ऐसे केसेस डिस्कस हम आपको दिखाना चाहेंगे स्क्रीन पे कि जिनके बारे में जो पिछले 18 महीनों से जियो मित्रा ई क्लिनिक में विजिट किए हैं। और टोटल जो हमारे पास केस आए हैं अ, वो तकरीबन 200 से ऊपर, 203 केसेस थे, पीसीओएस और पीसीओडी दोनों के मिला के, जिन्होंने जियो ई क्लिनिक में विजिट किया। और इसमें अभी जो पहला केस है, अगर हम उसके बारे में जानकारी ले, तो इनका जो इलाज है आप देख सकते हैं, ये जो इलाज है इनका 1.5 साल तक चला है। हाँ, ये पेशेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम अगस्त 2021 में आया था और इनका हाँ ट्रीटमेंट जी। हमारे पास जनवरी 2023 तक चला। ठीक है। तो इनके आप लक्षण अगर देखेंगे तो जो लक्षण हमने ऊपर डिस्कस किए थे वो ही है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, और कुछ जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे स्लाइड में, थोड़ा सा इनके, इन्होंने बहुत बार विजिट किया है हमें, इसमें अराउंड 16-17 विजिट्स थी इनकी, तो इसलिए वो थोड़ा छोटा है, दिख नहीं रहा। लेकिन इनके जो सिम्टम्स हैं वही हैं जो ऊपर आपको डिस्कस किए हैं। और इनका जो इलाज है वो डॉक्टर शिवा खुराना ने किया है जो। और ये केस जो था ये यूपी से था। नेक्स्ट स्लाइड से। और जो दूसरा केस है, उनकी एज आप देखिए तो वो 22 साल की है। तो उनका भी जो ट्रीटमेंट है तकरीबन 9 मंथ चला है। और उनको भी जो डायग्नोज हुआ है इसमें जैसे इनफर्टिलिटी की, जैसे बांझपन की समस्या होती है, ये आपको बताया। फिर इसमें इरेगुलर पीरियड्स थे, उसके बारे में आप देख सकते हैं। और इनका भी जो इलाज है वो डॉक्टर शिवा खुराना ने किया है। इसमें एक चीज ये देखनी होगी कि सबके जो सिम्टम्स है ना, ये जो सिम्टम्स बताए हैं ये हो सकता है किसी और हॉर्मोन्स की वजह से भी हो सकते हैं। जैसे थायराइड हॉर्मोन्स होता है उसकी वजह से, प्रोलैक्टिन होता है, या 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन करके हार्मोन होता है। तो अगर उनका लेवल इधर उधर है तो भी ऐसे लक्षण आ सकते हैं। तो जब भी टेस्ट करते हैं लैब में, तो उनमें ये जो 3 अभी मैंने बताया इनका भी लेवल चेक करना बहुत जरूरी है, सो दैट हमें डिफरेंस पता चल सके कि ये जो है, ये जो प्रॉब्लम है वो अ, ये वाले हार्मोन से हो रही है या ये वाले हार्मोन से हो रही है। ठीक है। जैसे आप इस पेशेंट का भी देख सकते हो, जब हमारे हेल्थ पार्टनर को लगा तो उनको पीरियड का कुछ इश्यू था, इरेगुलर थे वो, और जी। हेडेक था उनको। बट जब हमारे डॉक्टर सुनीता कोठारी से उनकी बातचीत हुई तो वो जो है पीसीओडी डायग्नोसिस निकल के आई। तो जैसे सिम्टम्स हमने पहले डिस्कस भी किए हैं तो वही सिम्टम्स भी हैं यहाँ पे, जो हमारे आप लोगों जी। को जैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इन चीजों को, कि अगर ऐसा लगता है कि पेशेंट को ऐसे कुछ सिम्टम है तो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट को रेफर करे पेशेंट, ताकि जी। वहाँ पे सही डायग्नोसिस हो, वहाँ पे कोई गलत ट्रीटमेंट ना जी। चले पेशेंट के। ठीक है।
जी। ये पेशेंट नेक्स्ट हमारे जो है यूपी से ही है, इनका जो इलाज है प्रतापगढ़ डॉक्टर यूपी सुनीता से। कोठारी, उन्होंने देखा है इस पेशेंट को। और इनका भी एज आप देख सकते हैं 20 ईयर्स है। तो ये ना इसी एज में ज्यादा होता है। सर नेक्स्ट स्लाइड होगा। तो जैसे ये वाला केस है, इसमें 4 मंथ उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। इसमें भी जो है सिस्ट है, स्मॉल ओवेरियन सिस्ट है, सॉरी सिस्ट है, और इनके भी इरेगुलर पीरियड्स हैं 2 महीने से। और इनका एज जो है 23 है। तो कभी कभी ऐसा लग सकता है, जैसे इनकी तो एज 23 है, अब ये सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं, या मैरिड अनमैरिड क्या है उसके बारे में नहीं है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि जो अनमैरिड है या सेक्सुअली एक्टिव नहीं है गर्ल, उनका अगर पीरियड मिस है तो इसका मतलब कि उनको कुछ लक्षण है। लेकिन जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं वो लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि शायद उन्होंने कंसीव कर लिया है, तो इसलिए उनको ये चीज मिस्ड पीरियड इसलिए हो रहा है। तो वो बेचारे 2-3 महीना इसी चक्कर में दिखाते ही नहीं। तो ये चीजें भी आपको देखना हो पड़ सकता है कि ये वाली जानकारी उनसे लेना, हिस्ट्री लेना कि अनमैरिड है या मैरिड है, कैसा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे ये पेशेंट है, इनकी एज 27 है और इन्होंने 3 मंथ तक किया है। अभी इनके जो सिम्टम्स हैं ये देखिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि हर किसी में सारे सिम्टम नहीं होंगे। अभी जो हायरिस्टिज्म है, जो कि बालों का उगना, जैसे मेल पैटर्न में दाढ़ी मूछ छाती में, तो ये लड़कियों में, और ये सिर्फ इन्हीं में आया है, बाकियों में नहीं आया किसी में भी। और एक्ने आए हैं इनको। ये भी इनमें क्या, जो एंड्रोजन है, मेल हॉर्मोन्स की मात्रा बढ़ी हुई है, इसलिए ये वाले सिम्टम्स इनमें शो हो रहे हैं, लेकिन पीछे वालों में नहीं थे वो सिम्टम्स। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखने वाली है ये जो पीसीओडी है, कि जो हार्मोन का स्तर है वो कितना बड़ा है, कितना कम है, कौन से का है, किससे क्या हो सकता है। तो वो सारी जानकारी होने के बाद ही हम किसी पेशेंट को कंफर्म कर सकते हैं कि इनको पीसीओडी है या नहीं है। और उसके बाद हमारे पास पेशेंट है जो कि 1 महीना ही आए हैं, उनके भी मेनोरेजिया है, और इनका एज इनके भी जैसे हाँ फेशियल हेयर ग्रोथ देखो, बहुत ज्यादा है और अगर अभी डिलेड साइकिल है। हमारे हेल्थ पार्टनर्स को मैं ये चीज बताना चाहूंगा, जैसे है ना, हम हमारी टीम भी जैसे आप लोगों को इन्फॉर्म करते हुए पेशेंट की डिटेल डालें कि एज, जेंडर और रीजन फॉर द रेफरल क्या है। इससे क्या है कि सर वो एक केस स्टडी प्रॉपर तरीके से देखी जा सकती है। मान लो अगर हमें कहीं पे पता लगता है कि हाँ यार यहाँ पे इस वजह से आप लोगों ने पेशेंट को रेफर किया था और ये ट्रीटमेंट चला है, और वहाँ पे कुछ हमें लगता है कि हमें बातचीत करनी चाहिए पेशेंट से, तो हम वहाँ पे पेशेंट को कॉल करेंगे, मैंडी खुद वहाँ पे पेशेंट से बात करेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे हेल्थ पार्टनर से कि कोई भी अगर आप रेफर करते हो तो वहाँ पे रीजन जरूर डालें कि कि आपको क्या लग रहा है, कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, किस वजह से आप पेशेंट को रेफर कर रहे हैं। और पेशेंट की एज भी जरूर डालें। ये है ना कि जो चलो डॉक्टर हमारी वीडियो कॉल कर लेते हैं, ठीक है, तो उनको आइडिया लग जाता है, वो पूछ लेते हैं कि हाँ क्या एज है। बट कहीं ना कहीं जब हम एक केस को देख रहे होते हैं कि हाँ ये पेशेंट 4 बार हमारे पास आ चुका है और अभी तक इसका क्या चल रहा है, तो वहां पे ये रहेगा सर, अगर आप एज डाल दोगे, जेंडर और डायग्नोस्टिक जो हम देख लेंगे, रीजन क्या है रेफरल का वो अगर आप डालोगे, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा इजी रहेगा पेशेंट से बातचीत करने के लिए कि हाँ कि अभी आपका क्या चल रहा है सर, या मैम आपका क्या चल रहा है। जी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। जी, तो इनमें भी वही है, इनका एज 27 है, और इनमें भी एमेनेरिया है, प्लस इनका कुछ और भी सिम्टम्स हैं जैसे रीनल कैलकुलस है। बट इनका भी अगर वो ज्यादा आगे अच्छे से जांच करें इनका, तो कहीं ना कहीं इनके जो सिम्टम्स हैं वो भी बायलेटरल पीसीओडी है। तो इनके भी दोनों, जैसे ओवरीज का इशू है, तो इनका भी आगे वही सिम्टम्स शो हो सकते हैं अगर ये जानकारी ज्यादा लेते हैं जियो से। तो अभी कुछ हम हमारे पेशेंट्स जो ट्रीट हुए हैं जियो पे, और उनके क्या विचार हैं जियो पर लेकर, हम उनको सुनते हैं। तो पहले मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ।
ये एक हमारे पेशेंट हैं जिनको है ना 2 साल से आंत की प्रॉब्लम थी, और इन्होंने जियो पे दिखाया। तो इनके क्या विचार हैं जियो को लेकर, पर आप लोग भी सुनिए, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि कैसे कैसे पेशेंट आप लोग जियो पे ट्रीट करवा सकते हैं। मेडी ऑडिबल है? नहीं सर, ऑडिबल तो नहीं। अभी आ रही है आवाज? बहुत कम आ रही है। नहीं, जो हमारी यूट्यूब वीडियो प्ले हो रही है उसकी आवाज आ रही है आपको? तो बहुत कम आ रही है, बहुत कम। पंजाब से चोरी, उस साल से 2 साल से मैंने तकरीबन जो मेरे आसपास के जिले के जो हॉस्पिटल में डॉक्टर आराम नहीं मिला, और ये कंटिन्यू मेरा दर्द बढ़ता जा रहा। फिर मैंने मेरी मेडिकल स्टोर जो अब्दुल कलाम साहब है, ये हमारे दोस्त भी हैं, मैंने इनसे बताया कि ऑनलाइन एक बार आप दिखाएं, आप ऑनलाइन दिखाएंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो मैंने यकीन तो नहीं किया था कि ऑनलाइन भी ऐसा कुछ हो सकता है, पर जब मैंने डॉक्टर जगदीश पासवान साहब को दिखाया और उन्होंने मुझे मेरी समस्या सुनी, उसके बाद 10 दिन का मुझे ट्रीटमेंट दिया। 10 दिन का ट्रीटमेंट देने के बाद जब मैंने वो 10 दिन का ट्रीटमेंट लिया तो मुझे 2-3 दिन में ही आराम महसूस होने लगा, और 10 दिन बाद मुझे 80% आराम महसूस हो चुका था। और अभी फिर मुझे आज फिर अपॉइंटमेंट था मेरा, आज तारीख दो तीन दो 2 मार्च 2024 है, और मैंने अभी भी उनसे अपॉइंटमेंट लेकर उनको दिखाया है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और मैंने उनको धन्यवाद दिया है कि आपका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं 2 साल से इस बीमारी से ग्रस्त था। मेरे क्या तकलीफ होती थी कि एक साइड में दर्द होता था, और दस्त वगैरह नहीं आती थी, कब्जे से शिकायत रहती थी। हो सकता है कि मेरे जो हाथ है उस पर ड्राइनेस हो, सूजन हो, पता नहीं, वो कुछ हो सकता है। तो खैर डॉक्टर भी बता सकते हैं, उनको अच्छी तरह मालूम था। उन्होंने मेरा इलाज करा, और भी मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। और मैं उनका एक बार और फिर दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब का। देखो, ये हमारे पेशेंट थे जो कि एक आंत की समस्या, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, है ना, और उनकी डायग्नोसिस सही नहीं हो रही थी। तो ऐसे ऐसे पेशेंट आपके भी आसपास होंगे। तो आपको उनको परखना है कि पहले, हाँ, कि इसको प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे ठीक करवाया जाए, कौन से डॉक्टर को दिखाना है। और उसके लिए हमारे पास, जैसे आप आपके आरएलएफ को भी आप कॉल कर सकते हो कि हमें जो है कौन से डॉक्टर को दिखवाना चाहिए, इनको ये प्रॉब्लम है, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है। और अगर आपका कोई पर्टिकुलर पेशेंट आपको लगता है कि वहाँ पे हमें बातचीत करनी चाहिए, तो आप हमारे एयरलाइन से कनेक्ट करें, और मैंडी उनसे बातचीत भी करेगी कि हाँ, अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ फेस कर रहे हैं वो, और उनका जियो पे ट्रीटमेंट चल रहा है। सिमिलरली मैं आपको एक वीडियो और भी प्ले करके दिखाता हूँ। ये हमारे एक ऐसे पेशेंट है जो 30 साल से स्किन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। मतलब छोटा मोटा केस नहीं है, 30 साल से अगर अगर बंदा परेशान है एक स्किन की प्रॉब्लम से, और उसको जियो पे दिखाया और उसको आराम हुआ, तो उसकी स्टोरी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि क्या स्टोरी रही है। और ये हमारे बीकानेर के हमारे एक हेल्थ पार्टनर्स हैं, सीएल पांड्या जी, ये उनके एक पेशेंट है।
सर वॉइस नहीं आ रही सर। वॉइस नहीं आ रही? यस सर। इस ये ऐसे लिंक मैं हमारे हेल्थ पार्टनर्स के पास शेयर भी कर दूंगा, ये आप लोग खुद भी देख सकते हो। अभी देखो, यहाँ पे एक अ, बच्ची का जो है 3 साल से स्किन की प्रॉब्लम थी। ये एक नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार गुप्ता, महावीर ऑर्थो केयर एंड मल्टी स्पेशलिस्ट यूनिट, रेवा रोड, गरखा। हमारे पास जो एक पेशेंट जियोमेट्री क्लिनिक के माध्यम से डॉक्टर एला रावत के यहाँ ट्रीटमेंट कराए हुए हैं। पेशेंट को स्किन का प्रॉब्लम है, आइए उनसे मिलते हैं। कैसा है, कैसा ट्रीटमेंट का सुधार कितना अच्छा है, एक बार जानते हैं। और बताइए अपना विस्तार से। बताओ हाँ, आप यहाँ ये ना, आप अपने से स्किन का प्रॉब्लम था, दाग हो गया था, फिर दाग जाने के लिए बहुत ज्यादा दवाइयाँ चलाए, सही नहीं हुआ। यहाँ पे आया हमने चेक कराया, वहाँ पे दवाई हमारा सही हुआ। मैं आपको क्या हमारा जो करते हैं इसके माध्यम से डॉक्टर एला दावत इलाज कर रहे हैं। बीमारी में बहुत सुधार हुआ है। का प्रॉब्लम 3-4 साल से था। जियोमेट्री क्लिनिक के माध्यम से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, डॉक्टर एला दावत ओपीडी कर रहे हैं। अपना नाम बताइए एक बार आपका। हमारा और देखो, ये भी आप जैसे एक हमारे हेल्थ पार्टनर की वीडियो है, जो कि हमारे सारण बिहार से हैं। ठीक है। और वहां पे भी इस बच्ची का 3 साल से स्किन की प्रॉब्लम थी, पैचेस थे स्किन के ऊपर। और उन्होंने हमारे डॉक्टर एल आरात को दिखाया, और अभी उनके इम्प्रूवमेंट हुआ और अब वो ट्रीट हो चुके हैं। तो ये हम आपको जो है इसका दिखाने का जो पर्पस वो ये है कि आप लोग देखें कि किस तरह के मरीज हैं हमारे पैन इंडिया में, और वो जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन करके ट्रीट हो रहे हैं। 30 साल की कोई बीमारी ठीक हो रही है, कोई 3 साल की बीमारी ठीक हो रही है, कोई 2 साल की इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम ठीक हो रही है। सिमिलरली मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे एक स्ट्रेस सिंड्रोम की बात हो रही है। यहाँ पे जो है पेशेंट को प्रेस सिंड्रोम था, और मतलब उसकी पहले तो डायग्नोसिस होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज गांव में लोगों को पता ही नहीं चलता उस चीज का। और उसके बारे में चलो हम सुनते हैं हमारे हेल्थ पार्टनर से कि क्या विचार हैं उनके पेशेंट के। तो देखो, ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हो प्रेस सिंड्रोम जैसे, और डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के बाद उनको पता चला कि सिस्ट है, वो उन्होंने रिमूव करवाई। और क्योंकि उनको कंटिन्यूअस हेडेक हो रहा था काफी टाइम से। ठीक है, 3 साल से वो फेस कर रहे थे। ठीक है, और अभी वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो इसके अलावा हमारे हेल्थ पार्टनर से जो है मैं एक हमने रिसेंट में एक अपडेट किया है, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा।
बताएंगे कि ये हमने रिसेंट में अपडेट किया है और मैं हमारे हेल्थ पार्टनर से चाहूंगा कि इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करें। इसमें क्या है कि हम जब भी हमारे पेशेंट को रेफर करते हैं तो वहाँ पे हम हमारे पेशेंट के वाइटल्स जरूर ऐड करें। ये हमारी टेलीमेडिसिन की न्यू गाइडलाइन भी है। और डॉक्टर के पास भी अगर आप पेशेंट के बीपी, पल्स रेट क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ये तीनों तो डालें। उसके अलावा भी अगर आप कुछ चीजें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि डॉक्टर के लिए डायग्नोसिस करने में हेल्प रहेगी, सिम्टम्स पता रहेंगे डॉक्टर को कि क्या है। तो मैं एक बार ये वीडियो प्ले करना चाहूंगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे हमारे करंट में जो ऑफर्स आते हैं वो हमारे फेसबुक पर शेयर करें। जिससे क्या होगा कि आपके आसपास के लोग देखेंगे कि हाँ, कि यहाँ पे ये करंटली ऑफर चल रहा है, यहाँ पे ये सर्विसेज अवेलेबल है ना। तो जियोमेट्री क्लिनिक के बारे में आपके आसपास के लोग भी जानेंगे कि हाँ, ये जियोमेट्री क्लिनिक है, यहाँ पे ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। तो जितने भी आप लोगों के पास फ्लायर या पैम्पलेट आते हैं तो उनको आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। इवन यूट्यूब जो वीडियो के लिंक आते हैं आप लोगों के पास, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं उस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया, मैं आप लोगों को प्ले कर दूंगा। सेव वाइटल्स कैसे किया जाता है और फेसबुक पे शेयर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमने लिखा पेशेंट का नाम, पेशेंट का नंबर, पेशेंट का सिम्टम्स, और फिर हमें वो डॉक्टर सेलेक्ट किया जिसे हमें कंसल्ट करना है। कंसल्ट पर क्लिक करते ही आपको वाइटल सेट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें हम ब्लड प्रेशर एंटर करेंगे, पल्स रेट, रेस्पिरेशन और कुछ वाइटल्स ऐड करना हो तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने शुगर सिलेक्ट किया, हमने नेक्स्ट वाइटल ऐड किया, ऑक्सीजन, और हमने सेव के क्लिक पर वाइटल्स सेव किए। प्रोसीड के क्लिक पर हमारा कंसल्ट तैयार हो चुका है भेजने के लिए। ओके के क्लिक पर आपको आपका किया हुआ कंसल्ट आउटगोइंग कंसल्ट्स में दिखेगा। हमारे जैसा कि आपने देखा पेशेंट का नाम सेव भी था। अब उस पेशेंट पर क्लिक करते ही हमें वाइटल्स हिस्ट्री में वो वाइटल्स दिख जाएगा जो हमने कंसल्ट करते वक्त सेव किया था। अब हम बताएंगे कि फेसबुक पर शेयर कैसे किया जा सकता है। हमें न्यूज फीड पर गए और हमने ऑल न्यूज देखी जो हमें शेयर करनी थी। इसमें हमें मिल जाती है इमेज, यूट्यूब लिंक एक्सेट्रा। इमेज हमने शेयर करी, शेयर ऑन फेसबुक बटन से। ये हमारे फेसबुक के न्यूज फीड पर पहुंच जाएगी और नेक्स्ट के क्लिक पर हमारी पोस्ट शेयर होगी। तो इस तरीके से हमारे जो भी करंट में ऑफर्स चल रहे हैं उनको हम हमारे फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं।
और इससे आप लोगों की भी देखो हेल्प रहेगी कि हाँ कि लोगों को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ऑनलाइन ट्रीटमेंट हो रहा है, तो अगर किसी को कंसल्टेशन लेनी है तो आपके पास डायरेक्टली आ सकते हैं आसपास के लोग भी जो भी आपसे फेसबुक से कनेक्टेड हैं। ठीक है। और साथ के साथ में जो अभी मैंने इससे पहले बताया था कि वाइटल्स वाइटल्स ऐड करने बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर्स के लिए डायग्नोसिस में हेल्प हो जाती है, उनको पेशेंट के सिम्टम्स के बारे में पता चल जाता है, उनका करंट स्टेटस क्या है वो पता चल जाता है। और आपके लिए ये हेल्पफुल ये भी रहेगा कि जैसे पिछली बार जब पेशेंट आया था तो उसके क्या स्टेटस था, क्या बीपी था, क्या वाइटल्स थे, वो आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा। तो जब आप नेक्स्ट टाइम पेशेंट आता है और आप कंपेयर कर सकते हैं वहां पे कि हाँ पिछली बार आपका माता जी या कोई अगर माँ उनका आप मम्मी कंपेयर कर सकते हैं फसल क्या में बीपी वाले थी, है ना। तो वो आप उनको बता भी सकते हो कि पिछली बार देखो आपका हाई था या लो था, आपका ठीक हो रहा है। तो ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो इसके अलावा हमारे हेल्थ पार्टनर्स अगर कुछ कहना चाहें, अपने विचार साझा करना चाहें तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द मीटिंग। सो थैंक यू सो मच। हाँ विपिन जी बताइए। हेलो, कुछ पूछना चाह रहे थे हाँ जी बोलिए। सचिन जी। हाँ जी बताइए। हेलो, बोले थे वाइटल को जब ऐड कर रहे थे हम 2 दिन पहले, तो वाइटल ऐड हो नहीं रहा था, कुछ टेक्निकल इशू चल रहा था क्या? हाँ जी विपिन जी, हमने अभी है ना रिसेंट में अपडेट किया, आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, तो जो आप वाइटल्स को ऐड कर पाएंगे। अच्छा, अब इसको लॉग आउट करके अपडेट करें? हाँ बिल्कुल, आप लोग एड्रेस पे इसको अपडेट करो। सो थैंक यू सो मच, हमारे हेल्थ पार्टनर्स ने इतना कीमती समय दिया और हमारे वेबिनार को ज्वाइन किया और सुना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा वेबिनार रहा होगा, आप लोगों की नॉलेज बढ़ी होगी। और कुछ ये जो फेसबुक पे शेयर करने वाली चीजें हैं और जो टेक्निकल चीजें हैं वाइटल सेट करने वाली, इसमें भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को फॉलो करें, तो जिससे आप लोगों की मार्केटिंग भी होगी, आपके लोकल पब्लिक को भी आपके बारे में पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सचिन जी।